गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे, पूरे चैप्टर हम लोग का एक्चुअली चैप्टर 1 का खत्म हो गया। उसमें हम लोग नीफा को डिस्कस कर चुके हैं, प्लस फ्रॉम माइनस टू। फिर अब हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स को डिस्कस कर चुके हैं। उसमें आपको फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक टेरिटरी सारा डिस्कस हो गया। मतलब बेस इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि हम लोग नेशनल इनकम पे निकल सकते हैं। तो नेशनल इनकम में सबसे पहले मेथड हम लोग लेते हैं इनकम मेथड। क्या लिए? इनकम मेथड। तो इनकम में क्या होगा, जितना देश में जितना इनकम है सबको जोड़ देंगे तो निकल जाएगा नेशनल इनकम। एक देश का क्या इनकम है उसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, पूरे देश में जितना लोग कमाता है सबको जोड़ दो। तो कौन कौन कमाता है? सैलरी, जिसके पास होता है, जो सैलरी अर्न करते हैं वो कमाते हैं। और कौन? बिजनेसमैन, वो लोग कमाते हैं। और तीसरा कौन हो सकता है? जो सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब टीचर्स हो गए या फिर कोई फर्म खोला हुआ है वो हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? टीचर्स। जो टीचर कोचिंग क्लासेस अपने चला रहे हो, क्या सेल्फ एम्प्लॉयड है वो लोग। तो ये तीन को छोड़ के और कौन आता है? वेजेस, जिनको मिलता है वो भी आएगा। तो सैलरी और वेजेस में डिफरेंस हो जाता है। सैलरी ऑफिस के लिए होता है और वेजेस आपका फैक्ट्री रिलेटेड होता है। वेजेस आ गया, और क्या है? इंटरेस्ट आ गया, टैक्स आ गया। टैक्स तो एक्चुअली इसमें एक पार्ट है, वो बताएंगे। और क्या आ सकता है? रेंट हो गया आपका। तो ये सब कहाँ आता है? एक्चुअली ये तीन जो है ना, आपका सैलरी, बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड, इसी में बांटा हुआ है। कहाँ कहाँ आएगा वो बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सैलरी का। तो सैलरी आपको क्या सिर्फ कैश में मिलता है? नहीं, कैश में नहीं मिलता है। कैश और काइंड। काइंड का मतलब क्या हुआ? सैलरी के बदले बहुत बार होता है कि कोई चीज़ दे दिया जाता है। सैलरी किसको मिलता है? ऐसा नहीं है सैलरी जो बंदा काम कर रहा है ऑफिस में उसी को मिलता है। आपके ड्राइवर को भी अगर आपके पापा पैसा दे रहे हैं, मंथली मिल रहा है, तो वो क्या हो गया? सैलरी हो गया। 20,000 पर मंथ या फिर 240,000 पर ईयर, वो क्या है? सैलरी हो गया आपका। सैलरी इन कैश और काइंड। काइंड में क्या हो सकता है? भाई इस महीने हम तुमको पैसा नहीं दे पाएंगे, इस महीने हम तुमको गाड़ी दे देते हैं, 20,000 का ये चीज़ है, ये दे देते हैं तुमको। कैश इन काइंड दोनों हो सकता है। और सैलरी में क्या आता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ आता है, होता है पेंशन। पेंशन को लेते हैं नेशनल इनकम के काउंटिंग में, इनकम मेथड में। क्यों? क्योंकि ये पेंशन क्या है? ये ओल्ड एज पेंशन नहीं है। पेंशन दो टाइप का होता है, एक होता है पेंशन, एक होता है ओल्ड एज पेंशन। पेंशन क्या हुआ? सैलरी का एक पार्ट है। अगर आपका सैलरी टोटल 1 लाख है तो सुनते हैं, बोलता है कट के मिला है कितना? 70,000। तो वो कटता क्या है? एक तो आपका इनकम टैक्स कटता है और दूसरा क्या करता है? आपका पेंशन का कट जाता है। इसमें हो सकता है कि आपका जो 1 लाख में से था, 20,000 आपका पेंशन में चला गया और 10,000 आपका किस में चला गया? इनकम टैक्स में चला गया। तो ये जो कट के मिलता है वो कटता क्या है? इनकम टैक्स कटता है और दूसरा क्या करता है? पेंशन कटता है। तो पेंशन क्या है आपका? फैक्टर या ट्रांसफर है? पेंशन आपका फैक्टर इनकम है। ओल्ड एज पेंशन क्या, जो गवर्नमेंट देती है या फिर ट्रांसफर करती है, वो क्या हो गया? वो ट्रांसफर इनकम होता है। ओल्ड एज पेंशन का बात नहीं की, पेंशन का बात की। तो पेंशन क्या आएगा? सैलरी में आएगा और वो क्या है? इनकम, फैक्टर इनकम है आपका। उसके बाद और एक चीज़ क्या आता है? सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट बाय एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉई। अभी क्या होता है? सिक्योरिटी बेनिफिट। ये तीन चीज आता है सैलरी में। क्या? कैश और काइंड, पेंशन और एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। एम्प्लॉयर्स कहीं लिखा रहेगा तो वो ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय होता है, तो उसको भी लिया जाएगा। और एम्प्लॉय भी दिया हुआ है तो उसको भी लिया जाएगा। तो बात क्या है? बात सिंपल सा है। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट हुआ जो सोसाइटी की तरफ आप जो काम किए हो उसमें जो पैसा दिया जाता है। जैसे सोसाइटी के भला के लिए आप 10,000 रुपये दिए, तो वो फैक्टर इनकम था, वो आप कमाए थे, वो ऐसे दे दिए, उसके लिए वो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे वो आएगा क्योंकि आप दिए हो, वो आपका क्या है? गिव एंड टेक है इसमें, तो वो आपका सैलरी में काउंट होगा। सेम बिजनेसमैन में जब आते हैं तो बिजनेसमैन को क्या मिलता है? प्रॉफिट। वो अर्न क्या करते हैं? प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो क्या प्रॉफिट ही होता है? इस प्रॉफिट पे क्या देना पड़ता है? कॉर्पोरेट टैक्स। देखो, इस पे इनकम टैक्स नहीं देता है। इनकम टैक्स किसका पार्ट है? सैलरी का पार्ट है। सैलरी कट के ही इनकम टैक्स कट के मिलता है। अगर आपको इनकम टैक्स दिया रहेगा तो वो नेशनल इनकम के काउंटिंग में नहीं आएगा, इनकम मेथड में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो इनकम टैक्स? क्योंकि आपका अगर सैलरी है तो सैलरी में पहले वो माइनस हो चुका है। तो अगर जो चीज़ पहले हो चुका है, 1 लाख को आप 70,000 कर चुके हो और 70,000 में से फिर कर दोगे तो क्या होगा? 2 बार आप माइनस कर दिए हो, डबल काउंटिंग एरर हो जाएगा। डबल काउंटिंग एरर हम लोग पहले भी समझ चुके हैं। दो ही चीज़ एक बार हो जाना, या तो वो वैल्यू बढ़ा देगा या घटा देगा। तो यहाँ पे क्या करेगा? वैल्यू घटा देगा। इनकम क्या होगा आपका? लेस काउंटेड हो जाएगा। तो ये गलत है, पूरा बराबर नहीं हुआ, इस कारण से उसको नहीं लेंगे। लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स लेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स किसमें आएगा? बिजनेस में आएगा। प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट पे हम लोग क्या करते हैं? टैक्स पे करते हैं। और एक चीज़ होता है, इतना में ख़त्म नहीं होता, डिविडेंड।
डिविडेंड क्या किया जाता है, डिविडेंड हम लोग किसको देते हैं, शेयर होल्डर स्टेक होल्डर्स को देते हैं, इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो उसको हम लोग डिविडेंड पे करते हैं। और एक चीज़ आता है उसके बाद भी बचता है क्या, अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। एक हम लोग अकाउंट से पढ़े हैं रिटेन्ड अर्निंग। एक प्रॉफिट का क्या होता है यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या होगा, लेस होगा, डिविडेंड भी क्या होगा, लेस होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड ये प्लस होगा आपका। तो एक बिजनेस से क्या आता है, प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड, ये चार चीज़ मिल करके आपका क्या बनाता है, बिजनेसमैन का इनकम बनाता है। तो हम लोग अगर फिर वही बात है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपको निफा में बताएं कि अगर आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और निफा भी दिया रहा है, अगर सब कुछ दिया है तो हम लोग निफा लेंगे, हम लोग कैलकुलेट करने की कोई चीज़ नहीं जाएंगे अगर उसका मेन चीज़ दिया हुआ है। सेम एनआईटी में ये बताएं कि अगर आपको फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट और आपको टैक्स दे दे, सब्सिडी दे दे, लेकिन आपको एनआईटी दिया हुआ है तो हम लोग एनआईटी लेंगे, फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी नहीं करने जाएंगे। सेम यहाँ भी अगर आपको सैलरी दिया हुआ है, एक्चुअली सैलरी यहाँ पे नहीं, इसका नाम कुछ और है, इसका भी नाम कुछ और, इसका भी कुछ और है, समझाने के लिए ऐसे लिखा हुआ है। अगर आपको सैलरी दिया हुआ है तो आप हम लोग इस पर कैश इन काइंड पे नहीं जाएंगे, पेंशन पे नहीं जाएंगे, एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट पे नहीं जाएंगे। सेम बिजनेसमैन में अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड इस पर नहीं जाएंगे, ये सारा प्रॉफिट का पार्ट है, ये सारा सैलरी का पार्ट है, ये प्रॉफिट का पार्ट है। इसमें एक और चीज़ आता है वो होता है इंटरेस्ट, और एक चीज़ आता है टैक्स। हम इनको ठीक से लिखते हैं, यहाँ पे बहुत मिल गया है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, पहला था सैलरी, तो सैलरी का नाम होता है यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस, सॉरी सैलरी नहीं होता है, हेलो तो सैलरी का यहाँ पे होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, हम अभी ऑपरेटिंग सरप्लस उसको बोल दिए, क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसमें क्या आता है, वेजेस, सैलरी, कैश में या काइंड में, कैश और काइंड, और क्या आता है, पेंशन, और क्या आता है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। ये तीनों चीज़ आपका मिलके क्या बनाता है, सीओई, वेजेस एंड सैलरी इन कैश और काइंड प्लस पेंशन प्लस सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, ये तीनों क्या मिलता है, इक्वल टू प्लस ये तीनों क्या बनाता है आपका, सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है तो हम लोग इस चीज़ में नहीं जाएंगे, अगर नहीं दिया है तो तीनों को जोड़ करके सीओई निकालेंगे। सीओई निकालने का फॉर्मूला क्या है, वेजेस, सैलरी, कैश इन काइंड प्लस कंपनसेशन पेंशन प्लस सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, ये तीनों को जोड़ देंगे। एम्प्लॉय का होता है लेकिन बाय एम्प्लॉयर्स भी दिया होता है तो हम लोग उसको भी लेंगे। ये आपका पहला हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। दूसरा आता है आपका जो बिजनेसमैन का बात की तो उसका नाम होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। और इसमें क्या क्या आता है, तो हम लोग प्रॉफिट का बात कर चुके हैं, प्रॉफिट आता है, उसमें हम लोग देख चुके हैं प्रॉफिट कैसे आता है। तो इसमें टैक्स होता है क्या, कॉर्पोरेट टैक्स, और क्या होगा आपका, डिविडेंड होगा, और आपका क्या होगा, रिटेन्ड अर्निंग होगा। ठीक है, और एक चीज़ होगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो भी मिलता है वो भी आता है किसमें, ऑपरेटिंग सरप्लस में। और एक चीज़ रेंट। इन सब चीज़ के बाद जो भी चीज़ बचता है वो चला जाता है, ऑपरेटिंग सरप्लस के बाद आता है आपका मिक्स्ड इनकम, नाम ही है उसका मिक्स्ड इनकम। उसमें बाद बाकी जितना भी आपका फैक्टर होगा, फैक्टर रिलेटेड होगा, वो आपका मिक्स्ड इनकम में आ जाएगा। जैसे इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड आ गया, आपका रेंट आ गया, नॉर्मल रेंट आ गया, वो आपका जितना भी चीज़ है वो सब आपका किस में आता है, मिक्स्ड इनकम में आता है। तो इनकम मेथड में हम लोग क्या पढ़े, तीन चीज़ पढ़े, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इनकम मेथड में क्या पढ़े, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, इससे आपका निकलता है इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या था आपका, वेजेस, सैलरी इन कैश और काइंड, फिर पेंशन और वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट।
ये हम लोग पढ़े COE में, ठीक है। अच्छा हम इसी में सारा लिख दिए। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पढ़े, ऑपरेटिंग सरप्लस पढ़े। इसमें क्या था, प्रॉफिट था आपका, और क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा, और क्या आएगा रेंट आएगा। ये तीनों मिलके आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, और जो भी चीज़ बच गया मिक्स्ड इनकम। ज़्यादा टाइम आपको मिक्स्ड इनकम दिया रहेगा, ये कैलकुलेट करने को नहीं रहेगा, लेकिन ये दोनों हो सकता है आपको दिया रहे। मेनली आपको ये तो रहेगा ही रहेगा। इसमें आपको बहुत बार प्रॉफिट दिया रहता है, प्रॉफिट देने के बाद भी आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे दिया जाएगा। तो आप क्या प्रॉफिट, ये टोटल प्रॉफिट है, इसमें से डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होगा, डिविडेंड लेस डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लेस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट यही है, डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड दोनों को जोड़ देंगे क्या होगा, ये दो मार्कर है, इसको हम कहेंगे मार्कर, ये दो मार्कर ब्लू प्लस ब्लैक इक्वल टू क्या, टोटल मार्कर। तो भाई ये प्रॉफिट टोटल है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या हो गया आपका डिविडेंड, जब दे दी उसी पे कॉर्पोरेट टैक्स पे किया ना। अगर आपका प्रॉफिट है तो कॉर्पोरेट टैक्स किस पे पे करोगे, जो आप दे दोगे उस पर पे करोगे। तो प्रॉफिट आपका आ गया, दूसरा क्या है, इंटरेस्ट और रेंट। ये तीनों मिल करके आपका बनाता है इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या होता है, निकलता है आपका NDPFC, ये निकालता है NDPFC, मतलब COE प्लस OS प्लस MI। COE में क्या आएगा, वेजेस सैलरी इन कैश और काइंड प्लस पेंशन प्लस सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉयर्स भी हो सकता है लिखा हुआ आपको। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आएगा, प्रॉफिट इंटरेस्ट रेंट। प्रॉफिट में क्या आता है आपका, कॉर्पोरेट टैक्स आता है। इनकम टैक्स कहीं नहीं आएगा क्योंकि इनकम टैक्स आपका इसमें माइनस हो चुका है सैलरी वाले में से, मतलब COE में से। तो आपका प्रॉफिट में क्या आता है, कॉर्पोरेट टैक्स आता है। दूसरा क्या आपका आएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब रिटेन्ड अर्निंग आपको लिखा हुआ मिल सकता है। और आपको क्या मिल सकता है इसमें लिखा हुआ, डिविडेंड पेड आउट भी आपको दिया रह सकता है। इंटरेस्ट रेट आपको सिंपली दे देगा। मिक्स्ड इनकम ज़्यादातर आपको सिंपली दे देगा, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड भी आपको लिख के दे सकता है। तो इसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ये डायरेक्ट ऐसे ही रहता है। यही दोनों का एक बस पार्ट है और कुछ नहीं है। तो इनकम मेथड से इतने चीज़ें हम लोग देखें क्या निकलता है इससे। तो इतना करने के बाद आपको निकलता है NDPFC। इसको अगर आपको नेशनल इनकम निकालने बोलेगा तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में कन्वर्ट करना है, NNPFC में। FCFC है नहीं करना पड़ेगा, NN है नहीं करना पड़ेगा, डोमेस्टिक से करना है तो प्लस फ्रॉम -2। तो क्या आपका आ जाएगा, यह आपका इनकम मेथड का फॉर्मूला हो गया। ये आपका कैसे निकलेगा, COE प्लस OS प्लस MI। COE को वही आपका जो फॉर्मूला था उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, उसी से आपका सारा बनेगा। तो अब इसमें कुछ कुछ चीज़ है जिसमें बोला गया था जिसको नहीं लेना है। तो अब क्या होगा, पहला तो ट्रांसफ़र अर्निंग को नहीं लेना। ट्रांसफ़र जो भी पैसा है, ट्रांसफ़र में क्या क्या आएगा आपका, ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन किस में आता है, ट्रांसफ़र का है वो। हम आपको तभी बताएं जब पेंशन हम लोग डिस्कस किए थे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में। पेंशन आता है क्योंकि वो आपका कमाया हुआ है। ओल्ड एज पेंशन गवर्नमेंट आपको दी है, वो आप कमाए नहीं है। कोई भी ऐसा आपको ट्रांसफ़र हो जाए तो वो नहीं लिया जाएगा। दूसरा क्या, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़, गैर कानूनी काम। गैर कानूनी काम में सिर्फ वही नहीं होता है जो आप ड्रग्स का काम करते हो। गैर कानूनी एक और चीज़ हो जाएगा, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आप कहीं भी बिजनेस कर रहे हो लेकिन आपका कैश में पेमेंट इन आउट है तो वो माना नहीं जाता। आज के डेट में उसे इलीगल माना जाता है क्योंकि आपका उस इनकम का सोर्स आप नहीं दिखा पाओगे, जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि इतना इनकम है। अगर आपका कैश में नगद का टोटल काम है तो आप उसको बैंक के थ्रू नहीं दिखा पा रहे हो। एक प्रूफ चाहिए। अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा है, जैसे 2 करोड़ का साल का टर्नओवर है, तो गवर्नमेंट कैसे मान लेगी कि आपके 2 करोड़ का ही टर्नओवर है। आपको कैसे इसको प्रूफ कर सकते हो, आप इस पर कैसे टैक्स पे कर रहे हो। ITR अगर आप कर रहे हो बैंक के बिना तो कर ही नहीं सकते हो, तो आपका इलीगल कहला जाएगा। तो इलीगल वो ड्रग्स भी नहीं होता, ये भी इलीगल में ही आएगा। अगर आपका कहीं बैंक रिलेटेड नहीं है तो गवर्नमेंट के नज़र में आप इलीगल काम कर रहे हो क्योंकि आपको आपका इनकम प्रूफ करने का कोई सोर्स नहीं है। तो ये हो गया। और क्या है इनकम, हाँ कमीशन। कमीशन पेड अगर आपका रहे या ब्रोकरेज पेड तो उसको लिया जाता है, लेकिन अगर वो सेकेंड हैंड गुड्स का बात हो जाए तो नहीं लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, वो क्या है, तो डबल काउंटिंग एरर। क्योंकि फर्स्ट हैंड गुड्स पे लिया जाएगा। पहला अगर वो सामान रहता फर्स्ट टाइम का तो उस पर तो ले चुके हैं उसको, फिर से रीसेल हो रहा है, वो सेकेंड हैंड गुड्स हो गया। सेकेंड हैंड गुड्स पे नहीं लिया जाता है, चाहे कमीशन हो या ब्रोकरेज हो, नहीं लिया जाएगा। सेकेंड हैंड गुड्स के लिए वो नहीं होता है। फिर आता है इम्प्यूटेड रेंट, एक और कॉन्सेप्ट है। इम्प्यूटेड रेंट का मतलब क्या हो गया, मतलब आप खुद के घर में रह रहे हो और सोच रहे हो कि अगर हम यहाँ नहीं रहते अपने घर में तो क्या होता, हम कहीं और रहते, उस पर हमको रेंट पे करना पड़ता।
तो आप वो पैसा को सोच रहे हो कि आप अपना रेंट दे रहे हो। मतलब क्या हुआ, जैसे ये ए का घर है, ठीक है, ये सोचता है कि अगर ये मेरा घर नहीं रहता, हम यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, अगर हम इस जगह पे रेंट पे रहते हैं तो हम 10,000 पे करते हैं, वो मतलब वो 10,000 हम खुद को पे कर रहे हैं, वो पे नहीं कर रहा है, वो खुद के सामान पे सोच रहा है कि हम खुद को पे कर रहे हैं, वो हो गया इम्प्यूटेड। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं, रेंट ही होता है। इम्प्यूटेड कैपिटल भी हो सकता है, आप खुद से कैपिटल इन्वेस्ट किए हो, ठीक है, तो आप उस पर इंटरेस्ट किसको दे रहे हो, खुद को इंटरेस्ट दे रहे हो कि अगर हम दूसरे से लिए रहते तो हमको उसको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, नहीं, वो आपका किया हुआ, तो वो इम्प्यूटेड हो गया। इम्प्यूटेड इकोनॉमिक्स में नहीं लिया जाता है, इकोनॉमिक्स में मतलब इसमें नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैसा का बात ही नहीं है। सेम आपका कैश फ्लो में भी नहीं लिया जाएगा। कैश फ्लो शायद 11th या 12th में है, 12th में है, सॉरी, कैश फ्लो, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लास्ट चैप्टर हम लोग का कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें भी आपका CFS में भी इसको नहीं लिया जाएगा, इंक्लूडेड नहीं आ सकता है, क्योंकि इसमें कैश का जिक्र ही नहीं है, सिर्फ सेम इसमें नेशनल इनकम है, यहाँ पे पैसा का बात ही नहीं हुआ है, तो फिर कैसे ले लें उसको, जब तो पैसा नहीं है तो नहीं लेंगे। जैसे कि COE में पैसा का बात है, OS में पैसा का बात है, MI में पैसा का बात है, सब जगह पैसा है, इसी कारण से नेशनल इनकम में आया है। इम्प्यूटेड कोई भी चीज़ होगा तो वो नहीं आएगा, क्योंकि उसमें पैसा कोई जिक्र नहीं है। फिर हम लोग इनकम टैक्स का बात कर ही लिए हैं, कॉर्पोरेट टैक्स का ही बात कर लिए हैं। तो ये आपका इनकम मेथड था। इनकम मेथड में अब बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। इनकम मेथड में बहुत सारे क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये ब्रीफ था आपको इनकम मेथड का, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।